सभी प्रशिक्षुओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं शिवांशु सिंह स्टैटिक विद शिव में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि एक क्रम से हम लोग चल रहे थे, हम लोग सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी को क्लियर कर रहे थे। तो इस क्रम में हमने सबसे पहले सीडीपी की पेडागोजी को क्लियर किया। उसके बाद हमने ईवीएस की एनसीईआरटी देखा और पेडागोजी देखा। कल हम लोगों ने हिंदी की पेडागोजी की बात की है और आज हम लोग बात करेंगे मैथ की पेडागोजी की। ठीक है, सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती है, पर हाँ अगर आप जानेंगे नहीं, कुछ ऐसे पहलू हैं जैसे वैन हिले का ज्यामिति संरचना मॉडल जो आपको जानना होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पेडागोजी क्लियर करना है, मतलब 90 में से आपको पेडागोजी आपकी सीटेट में 90 नंबर की आती है हर सब्जेक्ट को मिलाकर, और 90 में से कम आपको 80 प्लस तो प्राप्त करने ही करने हैं। अगर आप इधर 80 प्लस प्राप्त करेंगे तो बाकी व्याकरण में आप आराम से 50 60 70 नंबर आप आराम से पाएंगे, और यही आपका 120 प्लस स्कोर आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो पेडागोजी सरल होती है, अगर आप पढ़ेंगे एक दो बार तो आसानी से आपको पेडागोजी समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी बिहार में आई है शिक्षक भर्ती। अभी बिहार में आपकी शिक्षक भर्ती आई है, लगभग 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आई है। और आपने देखा है कि यह केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए है। अच्छा, और यूपी में पता नहीं कब आएगी शिक्षक भर्ती, पता नहीं मतलब कब नया आयोग बनेगा, पता नहीं कब शिक्षक भर्ती के बारे में देखने को मिलेगा। पर ये बिहार का जो निर्णय है कि मूल निवासियों को पेपर देना है, तो यह निर्णय सही है या नहीं, इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप बताइए कि क्या सभी को यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका देना चाहिए, या फिर अगर कहीं भी वैकेंसी आती, मान लीजिए आगामी यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रूल आ जाए कि केवल यूपी के बच्चे ही, यूपी के निवासी ही इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर सभी राज्यों के निवासी इसको भर पाएंगे, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़े से इसके बारे में बात की थी। अगर ऐसा कभी आता है कि बिहार में सभी लोग भर सकते हैं तो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा इसके बारे में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि हमारा व्हाट्सएप लिंक, मैंने व्हाट्सएप अपना नंबर नीचे दे रखा है, कोई आवश्यकता हो तो आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए, तो हमने नीचे अपना टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है सब डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल के बाद हमने ग्रुप चैट भी दे रखी है, यदि कोई आपको आवश्यकता है टेलीग्राम पे आप उस आवश्यकता के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज सेशन को आगे बढ़ाते हैं और याद चाहते हैं पेडागोजी मैथ में। और सबसे पहले तो देखिए मैथ के बेसिस क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपके एवरेज रहते हैं। ठीक है, आपके परसेंटेज रहता है, आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा मैं केवल आपको पेडागोजी से बताऊंगा, क्योंकि 15 नंबर की मैथ में पेडागोजी आती है, तो स्टार्ट होगा सेक्शन 46 से, मतलब क्वेश्चन नंबर 46 से आपकी पेडागोजी स्टार्ट होगी। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका 46। कक्षा 2 के छात्रों, पहला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिख दिया। ठीक है, 35 लिखने को कहा गया तो कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 35 को 305 लिख दिया, तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, मतलब कैसे देखेंगे। तो यह पहला ऑप्शन है, यह बताकर कि यह गलत है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। देखिए हो सकता है पर एकदम परफेक्ट आंसर नहीं है ये। श्याम पट्ट पर सही उत्तर लिखेंगे ना, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए देकर मतलब कहेंगे तो बिल्कुल नहीं, इससे रटने के को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे तो ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा अगर प्राथमिक बच्चों को आपको पढ़ाना है तो पढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, प्राथमिक बच्चों को, क्योंकि प्राथमिक बच्चों में अभी मूर्त ही अवधारणाएं जागृत होती हैं, मतलब मूर्त संकल्पनाओं के बारे में बेहतर तरीके से वो सीख सकते हैं। तो अमूर्त जब बालक बड़ा होगा तो इसकी अवधारणा के बारे में बात करेंगे। तो अगर 35 लिखने के लिए कहा गया है और 305 लिखे दे रहे हैं तो बालक को बताएंगे कि 35 में 3 और 5 होता है और 305 या एक 3 अंकों की संख्या है, तो मतलब कहीं ना कहीं मूर्त पदार्थ से उसको विनिमय नियम समझाएंगे जिससे वह इसमें बेहतर हो जाएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 47, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान हैं।
प्रतिचित्रण या मानचित्रण की बात करते हैं और प्राथमिक पाठ्यक्रम में, तो मानचित्र का अर्थांकन मतलब कहीं ना कहीं आपको मैपिंग का अर्थ बताया जाएगा। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं, मैप इंटरप्रिटेशन। तो मापिंग का अर्थांकन अगर आप प्राथमिक में ही पढ़ाने लगेंगे मैपिंग के बारे में तो थोड़ा कठिन नहीं हो जाएगा उनके लिए, पर ठीक है, हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको मैप का मतलब है कि आपने कुछ भी मानचित्र, कोई भी चित्र बनाया, उसके बारे में आप अर्थ को समझाएंगे तो समझा सकते हैं प्राथमिक में। बिना पैमाने वाले आलेख, बिल्कुल पैमाने का तो उपयोग प्राथमिक में नहीं करना है, तो बिना पैमाने वाले उपयोग, तो ये भी सही है। संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग, तो ये भी सही है। मैंने कहा पैमाने का उपयोग नहीं करना है, तो चौथा ऑप्शन कौन से पहलू विद्यमान है, तो ये 3 ऑप्शन विद्यमान रहेंगे। तो ए बी सी कहाँ पर है, देखते हैं ए बी सी किस ऑप्शन में है। तो ए बी सी आपके दूसरे ऑप्शन में है, तो ए बी सी आपका यहाँ से सही रहेगा, मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं क्या है। मैंने बताया गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण या मानचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान है। तो मानचित्रण का आंकलन मतलब अर्थांकन, मतलब कहीं ना कहीं आपने मानचित्र के बारे में अर्थ बताया आपको। मानचित्र का मतलब ये नहीं कि आप मैप बना रहे हैं भारत का, मानचित्र का मतलब आप कोई भी चित्र बना रहे हैं उसका अर्थ आप उसको बताएंगे। बिना पैमाने वाले आरेख मतलब आप गोला प्रकार, चांदा, इन सब का प्रयोग नहीं करेंगे आरेख खींचने में, तो बिल्कुल सही है, प्राथमिक में ऐसा ही करना है आपको। संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग, मैंने कहा बालकों को संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से ही सिखाना है हमें, तो ये भी करेंगे। और कहा पैमाने का प्रयोग नहीं करना है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो ये करना नहीं है। तो ए बी सी आपका ऑप्शन सही है, तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ से सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ या कह सकते हैं एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है जिसमें आप प्लस से माइनस, मतलब कह सकते हैं -1 0 1 0 या +1, मतलब माइनस से लेकर मतलब ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों संख्याएं जिनमें शामिल होती हैं वो आपके पूर्णांक कहलाते हैं। चौपड़ क्या कहलाता है, चौपड़ एक प्रकार का गेम होता है, देखिएगा ऐसा कुछ गेम होता है, चार्ट करके सिखाया, चौकोर भाषा में इसको सिखाया जाता है। ठीक है, तो चौपड़ तो सिखा सकते हैं आप प्राथमिक में। ठीक है, अनुमान लगाना, बिल्कुल बच्चों को आप अनुमान लगाने के बारे में बताएंगे। सम्मिति का मतलब है एक समान रूप से। ठीक है, तो सम्मिति के बारे में भी आप बताएंगे। अगर यहीं पर एक और ऑप्शन होता, आप एक रूप कह देते या समरूप कह देते या प्रतिरूप कह देते, तो प्रतिरूप भी आप प्राथमिक में बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, तो चलिए एक बार बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बालकों को नहीं पढ़ाएंगे आप, वो नहीं पढ़ाएंगे क्या, पूर्णांक के बारे में। बालकों को इंटीजर्स के बारे में आप नहीं बताएंगे, मतलब आपके बालकों को केवल आप धनात्मक संख्याओं के बारे में बताएंगे, आप ऋणात्मक संख्याओं के बारे में नहीं बताएंगे। तो यही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा गणित के भाग नहीं है। तो क्या क्या भाग है एक बार फिर से जान लीजिए। मान लीजिए दोबारा से यहाँ क्वेश्चन बनता है, तो चौपड़ टाइलिंग भाग है, अनुमान लगाना भी भाग है गणित पढ़ाने के, सम्मिति भी भाग है, अगर आपको प्रतिरूप मिल जाए तो प्रतिरूप भी इसी का भाग है। तो ये सब आपको 4 चीज़ें तो दिमाग में रखनी है कि प्राथमिक में गणित का पाठ्यक्रम के भाग क्या हैं। चौपड़ है, अनुमान है, सम्मिति है, प्रतिरूप है, ठीक है, और मनकों का प्रयोग भी है। मनको समझ गए ना, कल आपको बताया था हिंदी में, मनकों का मतलब ऐसे छोटे छोटे जिसमें बीच में छेद होते हैं और यहाँ से धागे डालकर इसको माला के रूप में प्रयोग जाता है। तो मनकों का प्रयोग भी आप प्राथमिक में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा चलिए थोड़ा सा एनसीएफ 2005 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए एनसीएफ 2005 को देने का कार्य किया था, मतलब इसके लिए अध्यक्ष चुना गए थे हमारे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, इसके लिए जो थीम बनी थी वो बनी थी एजुकेशन विदाउट बर्डन। ठीक है, और इसके लिए जो निदेशक चुने गए थे वो कृष्ण कुमार। इसमें 5 अध्याय थे और ये एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति एक निबंध है जिससे इसको लिया गया था, सभ्यता और प्रगति, और ये निबंध लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, फिर मैं पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। एनसीएफ 2005 जो है इसके लिए समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बने हमारे प्रोफेसर यशपाल, जिसका विषय रखा गया एजुकेशन विदाउट बर्डन। निदेशक बने हमारे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। इसमें 5 अध्याय हैं और एक सभ्यता और प्रगति नामक निबंध है जिसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्या कहा गया था एनसीएफ 2005 में कि ज्ञान को हमें बाहरी जीवन से जोड़ना है, शिक्षा में खेल को महत्व देना है, मातृभाषा में शिक्षा देनी है, शिक्षक का जो स्वरूप होना
चाहिए वो परामर्शदाता, सुविधादाता या सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है। परामर्शदाता, सुविधादाता या सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। शिक्षा जो व्यवस्था होनी चाहिए लचीली व तनाव मुक्त होनी चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर आपको शिक्षा देनी चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट आपके एनसीएफ 2005 में कहे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49। मानको, देखिए यहाँ पर मानको नहीं होगा, दिमाग में रखना है आपको, ये शब्द जो होगा ये होगा मानको। अभी मैंने मानकों के बारे में आपको बताया। मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझने के लिए किया जा सकता है? तो मानकों का प्रयोग मतलब ये छोटे छोटे गोल गोल या फिर चौकोर चौकोर होते हैं जिनमें बीच में छेद होता है और ऐसे माला बनाई जाती है। तो अब ये किसके लिए किया जा सकता है? संख्या बोध, मतलब आपको संख्या बताने के लिए कि 1 हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 हो गया, बिल्कुल संख्या बोध के लिए किया जा सकता है। तो जिसमें संख्या बोध है सब सही है, जिसमें नहीं है संख्या बोध उसको काट दीजिए। चलिए इसमें नहीं है तो एक ऑप्शन तो आपका चला गया, बचे आपके 3 ऑप्शन। दूसरा भिन्न, भिन्न में भी प्रयोग किया जा सकता है। कह दिया हमने कि मान लीजिए 4 मानकों में से 1, तो 1/4 हो गया कि नहीं, तो ये भिन्न में भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिरूप मतलब इसके ही जैसा एक रूप, मतलब आपने माला बनाई, बड़ी माला बनाई, छोटी माला बनाई, तो प्रतिरूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तो तीनों प्रयोग किया जा सकता है आपका, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं भिन्न। भिन्न में प्रयोग किया जा सकता है। स्थानीय मान में मानकों का कोई प्रयोग नहीं है। स्थानीय मान में भी किया जा सकता है पर आयतन में कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ भी आयतन है तो ये भी गलत हो गया। स्थानीय मान, संख्या बोध, तो स्थानीय मान में भी प्रयोग, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। संख्या बोध, भिन्न तथा प्रतिरूप में मानकों का प्रयोग किया जा सकता है। मानकों का मतलब वही जो ऐसे डायग्राम जिनको आप कहीं ना कहीं अब ऐसे गोल गोल होते हैं जिसमें छेद होते हैं, इनसे ही बच्चों को सिखाया जाता है कि देखिए 2 हमने इधर कर दिए, 3 हमने इधर कर दिए, तो 3 में से 2 चले गए तो कितना बचा, तो 1 बचा, ठीक है। तो इस तरह से सिखाया जाता है मानकों के प्रयोग से। आप देखते हैं बचपन में ना एक वो रहता था मानकों का प्रयोग, एक उसी तरह रहते थे, उसमें गोल गोल लगे होते थे, हम 2 इधर करते थे, 2 इधर करते थे, उससे बच्चों को जोड़ घटाना सिखाते थे, ठीक है। तो वैसा ही है संख्या बोध, यह वैसा ही होता है मानक। तो मानकों के द्वारा संख्या बोध सिखाया जा सकता है, भिन्न के बारे में बताया जा सकता है और प्रतिरूप के बारे में बताया जा सकता है। तो इतना दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कौन सा है बताना है, ठीक है। चलिए एक एक करके कथन पढ़ते हैं। समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से, अरे राम रे, ऐसा तो कभी करना ही नहीं है भैया, ये क्या हो गया? अगर आपने ऐसा किया तो आप लैंगिक ऋणबद्धता से ग्रस्त हैं, या फिर इसको कह सकते हैं आप लैंगिक असमानता से ग्रस्त हैं, या फिर आप जेंडर बायस से ग्रस्त हैं, या फिर चौथा, कई नाम है इसके, कई नामों से आ सकता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक असमानता, लैंगिक पक्षपात आप कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं लिंग के अनुसार आप लड़के तथा लड़कियों में डिफरेंस का बता रहे हैं। तो यह कभी करना ही नहीं है आपको शिक्षा में, तो बिल्कुल सबसे गलत ऑप्शन ये होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगते हैं, ये तो करना ही नहीं है। मैंने कहा ना कि सबको एक ही समान शिक्षा प्रदान करनी है, आपको ऐसा हम नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो गया हमारा बचा। अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर पड़ता है, तो बिल्कुल अब गणित आपको सीखना है तो आपके अध्यापक के क्या विचार हैं, ठीक है, तो इस पर बिल्कुल आपका असर पड़ता है। तो तीसरा ऑप्शन मतलब ओनली सी यहाँ पर सही है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण, मतलब डाटा का क्या करते हैं, संग्रहण, अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? मतलब आप एक प्राथमिक कक्षा है जहां पर आप कह रहे हैं कि हम कैसे डाटा को रखा जाए, डाटा का मतलब आंकड़ों को बच्चों को सिखाया जाए, कैसे वो अपने दिमाग में आंकड़ों को रख पाएँ, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, ये सब कैसे, और अर्थ सहित समझ पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल रट लिया है, अर्थ सहित चीज़ों को समझ पाएँ। तो अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना आपकी उत्तम होगी? पहला, विद्यार्थियों के लिए ढेर सारे प्रश्न दे देना, ना भैया ढेर सारे प्रश्न दे दिया तो मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है, ढेर सारे प्रश्न भी नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपका, ठीक है, उसके बाद विद्यार्थियों में सर्वेक्षण का संचालन, सर्वेक्षण का मतलब हो गया सर्वे, ठीक है, सर्वेक्षण का मतलब क्या हो गया, सर्वे करना।
तो बिल्कुल अगर आपको डाटा का संग्रहण करना है तो आप सर्वे करा सकते हैं। मतलब सर्वे का मतलब देखते हैं ना कि सर्वे चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जानकारियों का क्या किया जा रहा है, संग्रहण किया जा रहा है। कहते हैं ना कि भैया सर्वे चल रहा है, घर घर जाकर ये क्या कर रहे हैं, घर घर जाकर ये जनगणना कर रहे हैं, जनगणना का सर्वे चल रहा है। तो क्या सर्वे में क्या होता है, जानकारियों को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो वही बात हो रही है, आंकड़ों के संग्रहण की बात हो रही। तो हो सकता है कक्षा में कुछ प्रश्नोत्तरी वगैरह नहीं कराना, इससे नहीं पता चलेगा। कक्षा में सामूहिक चर्चा, विचार विमर्श तो भैया ईवीएस के लिए सबसे बेस्ट है, मैथ के लिए विचार विमर्श नहीं बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, आपका दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका विद्यार्थियों में सर्वेक्षण का संचालन करवाना, आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए सबसे उत्तम योजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। भूख लगी है भैया, देखिए दोपहर हो गई है, भूख तो लगी होगी। ठीक, तो जो समोसे का आकार है वो त्रिभुज जैसा है। ठीक है, होता ही है ऐसा, समोसा तो ऐसे ही कुछ होता है ना। वह ज्यामितीय विवेचन, वो लो आ गया भैया, वैन हिले के ज्यामितीय विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वैन हिले का ज्यामितीय विश्लेषण कहता क्या, चलिए मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए वैन हिले ने 5 स्तर बताए। वैन हिले ने ज्यामिति समझने के 5 स्तर, मतलब ज्योमेट्री समझने के 5 स्तर बताए हैं, और चालू किया है स्तर 0 से। तो ऐसे याद रखिएगा, स्तर 1 2 स्तर 0 पहला हो गया, दूसरा स्तर 1, तीसरा स्तर 2, चौथा स्तर 3 और पांचवा स्तर 4 है। ठीक है, तो ऐसे 4 स्तर बताए हैं वैन हिले ने ज्यामितीय संरचनाओं को समझने के लिए। अब बालक कैसे समझता है, हर एक स्तर का इन्होंने अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैं अभी तक फिर से बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि वैन हिले का एक ज्यामितीय विश्लेषण है जिसमें इन्होंने 5 स्तर बताए हैं। स्तर 0 से शुरुआत की है और स्तर 4 तक गए हैं, अगर जोड़ेंगे तो 5 स्तर हो जाएंगे सब हमारे। ठीक है, और अलग अलग स्तर को अलग अलग नाम दिया। जो पहला स्तर था उसको कहते हैं दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण, दृश्यीकरण या फिर चाक्षुषीकरण। ठीक, अब इसमें क्या करता है, जब दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण होता है तो बालक क्या करता है, केवल आकृतियों की पहचान करता है। ठीक है, आकृतियों की क्या करेगा, पहचान करेगा। ठीक, उसके बाद स्तर 1 में आते हैं, तो स्तर 1 का होता है विश्लेषण। ठीक है, थोड़ा सा समझते चलिएगा और पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लिखेगा नहीं, यहाँ पर लिख लेंगे आप पॉज करके तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, दूसरे में विश्लेषण करता है। ठीक है, स्तर 1 में और विश्लेषण में क्या करता है, अभी इसने आकृतियों की पहचान की। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसने ये जान लिया कि त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, ये सब स्तर 0 में जानता है। फिर क्या किया, त्रिभुजों का वर्गीकरण, मतलब कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं ना भैया, समकोण त्रिभुज, समलंब त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब उनके वर्गीकरण के बारे में भी क्या करता है, जानने लगता है। तो स्तर 1 में क्या करेगा, वर्गीकरण करने लगेगा, स्तर 0 में पहचानने लगेगा। स्तर जो 2 होता है उसमें बालक औपचारिक निगमन करता है, नहीं सॉरी अनौपचारिक निगमन करता है, अनौपचारिक निगमन। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने पहला स्तर, स्तर 0 दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 हमारा अनौपचारिक निगमन। और इसमें क्या करता है, अब ना देखिए यहाँ पर उसने पहचान की, यहाँ पर उसने वर्गीकरण किया। अब वर्गीकरण करने के बाद इनके गुणों को भी समझने लगता है कि भैया कौन से त्रिभुज का कौन सा गुण होता है। तो ये आपका स्तर 2 में आएगा। फिर स्तर 3 की बात करते हैं। स्तर 3 हमारा होता है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन में क्या होता है, अब यहाँ पर गुणों को भी समझ गया। ठीक है, तो अब गुणों को समझने के बाद क्या करेगा, सूत्रों का प्रयोग करेगा, मतलब अब उन सूत्रों को भी जानने लगेगा। और जो स्तर 4 होता है, मतलब जो अंतिम स्तर होता है, ये होता है दृढ़ता। ठीक है, इसमें क्या करता है, दृढ़ता, मतलब सभी चीज़ों को आसानी से अब समझने लगता है, बालक में पूर्ण विश्वास आ जाता है ज्यामितीय संरचना के प्रति। ठीक, तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि कैसे प्रक्रियाएं चलती हैं, कैसे सभी हमारे कार्य हो रहे हैं। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ क्या हुआ। देखिए एक बार फिर से मैं पूरा एकदम बता रहा हूँ। देखिए वैन हिले का क्या है, ज्यामितीय विश्लेषण है। ठीक है,
तो वैन हिले का जो ज्यामितीय विश्लेषण होता है इसमें कितने स्तर बताए गए हैं, तो 5 स्तर बताए गए हैं। स्तर 0 से चालू होता है और पहले स्तर का नाम होता है चाक्षुषीकरण या दृश्यीकरण, ठीक है, जिसमें बालक आकृतियों की पहचान करता है। जो पहला स्तर होता है उसका नाम होता है हमारा विश्लेषण, जिसमें बालक जो होता है वो गुणों को पहचानता है। जो दूसरा स्तर स्तर 2 नाम से होता है वो हमारा इसमें क्या करता है, बालक अनौपचारिक निगमन, और इसमें अब क्या करता है, देखिए यहाँ पर आकृतियों की पहचान किया, यहाँ पर गुणों को पहचाना, अब क्या करेगा, गुणों का अंतर करने लगता है, मतलब गुणों को समझने लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आकृति को पहचाना, यहाँ पर आकृति में वर्गीकरण किया, यहाँ पर उसके गुणों को समझा। स्तर 3 में जब गुणों को समझ गया तो सूत्रों का प्रयोग करने लगा, और स्तर 4 में सभी चीज़ों को समझ गया, मतलब बालक में ज्यामितीय संरचना के प्रति पूर्ण विश्वास की अवधारणा जागृत हो गई, ठीक है। तो ये वैन हिले का पूरा मॉडल है। अब इस समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, मतलब क्या है, एक त्रिभुज के बारे में जानता है। अब समोसा समुद्विबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है ये नहीं जानता है, तो किस स्तर में होगा, तो पहले स्तर में होगा, मतलब स्तर 0, दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण, इंग्लिश में देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में विजुअलाइजेशन, ठीक है। दूसरा एनालिसिस, तीसरा स्टेबिलिटी और लास्ट होता है एक्सियोमेटिक्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, वैन हिले का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है बार बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणित का लक्षण माना जा सकता है। संरचनात्मक, देखिए कहीं भी संरचनात्मक शब्द आपको देखने को मिले तो संरचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के बारे में बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ के निर्माण की बात हो रही है। संरचनात्मक या रचनावादी मतलब ज्ञान के निर्माण की बात हो रही है। गणितीय परिभाषा, अरे कंठस्थ आ गया भैया, सबसे गलत। अध्यापक को केवल सही उत्तरों, केवल आ गया तो सबसे गलत। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण, बिल्कुल भैया, विद्यार्थियां त्रुटियां करता है और उसी से तो सीखता है। और भैया गणित ऐसी चीज़ है ना कि आप सीखेंगे हमेशा कैसे, तो सीखेंगे हमेशा थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के द्वारा, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा। अगर आपने एक क्वेश्चन लगाया और गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो आप उसका प्रयास वहाँ से मत छोड़िए कि आपने क्या किया, नहीं गलती हो गई तो आप प्रयास बंद कर देंगे। बार बार आप प्रयास करिए, कभी ना कभी तो आपको सफलता मिलेगी। और अगर एक बार प्रयास किया, त्रुटि हो गई, आपने कापी पटकी ऐसी कहा नहीं पढ़ेंगे गणित, तो वहीं से गणित आना आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यही ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पेडागोजी में क्या है ना, पेडागोजी में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपका जो दिमाग है ना उतना ज़्यादा आपका डेवलप होता चला जाएगा, ठीक। आपको पता चलता जाएगा कि ऑप्शन पढ़ते ही कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है जैसे चाइनीज देखिए आप, तो सभी चाइनीज एक ही तरह के शक्ल के होते हैं, पर आपको पहचानना होता है कौन उसमें चाइनीज है, कौन किधर है, क्या नाम किसका है, ठीक है। तो वैसे ही पेडागोजी होती है हमारी, चारों ऑप्शन आपको एक जैसे लगते हैं, एक जैसे चारों ऑप्शन सही लगते हैं, पर सही में सबसे सही पहचानने की प्रक्रिया ही सबसे बेहतर प्रक्रिया मानी जाएगी, और यही हम सिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। गणित के प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, बिल्कुल है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, ना भैया, गणित केवल संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित तो है ही नहीं, गणित का क्षेत्र तो व्यापक है, तो ये गलत हो सकता है। अमूर्तीकरण और मार्गदर्शन सम्मिलित है, बिल्कुल है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। सब्जी लेने जाते हो तो गणित का प्रयोग नहीं करते हो क्या, तो वास्तविक संसार से भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन गलत होगा कि गणित केवल पढ़ाई तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। आप बाजार में जाते हो तो भी तो गणित का उपयोग करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 55, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम, अब त्रिविम समझ विकसित करना। देखिए त्रिविम समझ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जान लीजिए। त्रिविम का मतलब होता है छवियों को याद करने की क्षमता का विकास, छवियों को याद करने की क्षमता का विकास, ठीक है। आपके अंदर अगर त्रिविम समझ विकसित हो जाती है तो आप क्या करते हैं, अपने दिमाग में छवियों को रख लेते हैं। आप किसी रास्ते में जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, आप रास्ते को दिमाग में रखते हैं कि नहीं इधर से बाएं लिया था, इधर से दाएं लिया था, तो ये त्रिविम छवियां होती है, त्रिविम समझ होती है। तो आपको किसी बच्चे को त्रिविम समझ लानी है, मतलब छवियों के बारे में बताना है, उसके दिमाग में छवियाँ आई हैं कि नहीं, ये समझ विकसित करनी है, तो क्या करेंगे आप, उपयुक्त नहीं है कौन सा, ठीक है। भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना। भैया देखो, मानचित्र में जितनी दूरी होती है उतनी दूरी वास्तविक नहीं होती है, तो यह त्रिविम समझ के लिए नहीं होता है। चलिए आगे और बढ़ लेते हैं।
इसकी परिकल्पना करना कि दी हुई रेखाओं के मोड़ने से एक कागज़ का टुकड़ा कैसा दिखेगा। बिल्कुल देख सकते हैं, वही चीज़ दिखेगी हमें, जो छवि हम अपने दिमाग में लाएंगे वही चीज़ हमें दिखेगी। निर्देश देना कि विद्यालय से, बिल्कुल विद्यालय से घर जाने के लिए आपको रास्ता आपके दिमाग में आता है ना, सेम ही रास्ता तो आता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको जाना कहीं और है, आपके दिमाग में रास्ता कोई और चल रहा है, ठीक है। तो पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना। ऊपरी दृश्य का मतलब ये, जैसे मान लीजिए पेंसिल है, पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य मतलब सामने वाले दृश्य से सम्मेलन करना, तो ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन ही गलत होगा, भारत के मानचित्र के विभिन्न शहरों की दूरियों के बारे में बताना, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखने का कि भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों की दूरी का परिकलन करना, तो जितनी मानचित्र में दूरी होगी उतनी व्यक्तिगत दूरी नहीं होगी। मानचित्र में तो थोड़ी ही दूर पर होगा लखनऊ कानपुर, ठीक है, पर वहाँ पर जब अगर वास्तविक दूरी की बात करेंगे तो बहुत दूर निकल जाएगा, तो इसीलिए यह नहीं हो सकता है हमारा समझ विकसित, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि विभिन्न सूत्रों की खोज करें। खोज करना बेस्ट ऑप्शन। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाए। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्र के अनुमान से पहले पढ़ाया जाए। नहीं भैया, पहले आप क्षेत्रों के बारे में बताएंगे, पहले आप आयतन के बारे में बताएंगे, मतलब किसी चतुर्भुज का बताएंगे, चतुर्भुज के आयतन के बारे में, चतुर्भुज का तो आयतन नहीं होगा, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में फिर बताएंगे। तो पहले आप चतुर्भुज के बारे में बताएंगे फिर क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे, तो ये गलत हो सकता है, बिल्कुल यही सही नहीं हो सकता। आगे पढ़ लेते हैं। मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिणाम के लिए ग्रेड पेपर लाभदायक साधन है। बिल्कुल ग्रिड पेपर आपका लाभदायक साधन होता है। क्षेत्रफल मापने के लिए आकृति वाले चौपड़ बिछाना। क्षेत्रफल मापना मतलब चौपड़ ऐसे कुछ टाइप का होता है, चौकोर आकृति का चौपड़ होता है, ठीक है। क्षेत्रफल मापने के लिए बिल्कुल आप बिछा सकते हो, तो ये भी सही है। तो बिल्कुल आपका कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ से गलत ऑप्शन है, यही सही नहीं होगा। पहले आपको क्षेत्रों का अनुमान बताना होगा, फिर क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को बताना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को पहचानिए। मतलब ऐसे प्रश्न जिनका सिरा मुक्त होता है, मतलब कह सकते हैं जिसमें आप कैसा चिंतन करेंगे, तो जिसमें आप करेंगे अपसारी चिंतन, ठीक है। वही मुक्त सिरे वाले प्रश्न होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा बंद सिरे वाले और मुक्त सिरे वालों के बारे में बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। देखिए, बंद सिरा और इधर हम कंपेयर करके बताएंगे, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन सबसे पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है। अब दो चीज़ों की तुलना करके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अगर एक ही चीज़ है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहले बंद सिरे और मुक्त सिरे की बात करते हैं। जैसे बंद सिरे का प्रश्न क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ भैया 5 + 3 बराबर कितना, तो आपने चाहे उंगलियों पर जोड़ा, चाहे लकड़ियों से जोड़ा, चाहे जिस भी नियम से जोड़ा, तो उत्तर क्या आया 8। तो ये क्या हुआ, ये आपका बंद सिरे वाला प्रश्न हो गया। मतलब आपने जिस तरह से भी प्रयास किया, आपका उत्तर क्या है, केवल एक बिंदु पर जाकर टिक जाता है, तो वो आपका बंद सिरे वाला प्रश्न हो जाता है। और अगर मुक्त सिरे वालों की बात करते हैं, तो इसी क्वेश्चन को अगर मैंने पूछ लिया ऐसी दो संख्याओं का योग बताइए जो 8 है, तो आपने कहा भैया 5 + 3 होता है 8। फिर आपके दिमाग में स्ट्राइक आ रहे हो, नहीं भैया 4 + 4 बराबर भी तो 8 होता है। फिर आपके दिमाग में आ रहे, नहीं भैया 6 + 2 बराबर भी तो 8 होता है। तो ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर कई और भागों पर डिपेंड करते हैं या कई बिंदुओं पर डिपेंड करते हैं, वो हमारे मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं, ठीक है। तो बंद सिरे वाला मतलब जिनके जो उत्तर होते हैं वो केवल एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं, तो बंद सिरे का। और अगर जिनके उत्तर एक से अधिक बिंदुओं पर केंद्रित होते हैं, तो ये आपके मुक्त सिरे वाले प्रश्न, ठीक है, ये कहलाते हैं। अब आते हैं प्रश्न पर। मुक्त सिरे वाला प्रश्न कौन सा, एक गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 मीटर क्यूब है, इसकी लंबाई चौड़ाई इतना है, तो ऊंचाई चाहे जितना कर लोगे ऊंचाई हमेशा आपकी एक ही आएगी, क्योंकि आपकी लंबाई चौड़ाई दी है, तो चाहे जैसे आप करोगे तो ऊंचाई केवल एक होगी, तो मुक्त अंत वाला नहीं है ये। एक गत्ते की डिब्बे की चौड़ाई 4/5, ऊंचाई 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन इतना, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल एक ही आएगी, कभी एक साथ दो आ ही नहीं सकती हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया हमारा। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है। अब देखो, अब इसके कई आंसर आ सकते हैं। 480 मीटर मतलब लंबाई 12 × 40 भी हो सकती है, ठीक है। हो सकती 12 चौक 48, ठीक है, हाँ हो गया। 12 × 40 हो सकती है। यहीं पर आपकी 6 × 80 भी हो सकती है।
6 8 48, यहीं पे आपकी 48, मतलब जहाँ भी आपको 80 गुणे 6 भी हो सकती है, ठीक है, 8 गुणे 6 भी 80 गुणे 6 भी हो सकती है। तो मतलब एक साथ आपके कई आंसर आने की संभावना है, इसीलिए क्या होता है एक आयताकार क्षेत्रफल का, तो ये जो हो जाएगा ये आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिमाग में रखना है, जब अगर उत्तर केवल एक बिंदु पर केंद्रित होगा तो बंद हो जाएगा, और अगर उत्तर एक से अधिक बिंदुओं पर केंद्रित होगा तो मुक्त अंत वाला कहलाएगा। अगर मुक्त अंत की बात करेंगे तो अपसारी चिंतन से संबंधित होगा, सृजनात्मकता से संबंधित होगा, और अगर बंद अंत वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका अभिसारी चिंतन से संबंधित होगा और आपकी बुद्धि से संबंधित होगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है, मतलब जोड़ के बाद गुणा आया है, बिल्कुल सही है। भाग का गठन व्यकलन की अवधारणा, मतलब माइनस के बाद डिवाइड आया है, बिल्कुल सही है। पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है, पूर्णांकों का गठन मतलब पूर्णांक आपके प्लस और माइनस इंटीजर्स प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है, तो बिल्कुल 58 वाला भी सही है हमारा, मतलब तीसरा वाला भी सही है हमारा। और अगर चौथे की बात करते हैं, भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है, तो नहीं, भिन्नों का गठन दशमलव नहीं भैया, दशमलव का गठन भिन्नों की अवधारणा पर हुआ है, ठीक है। मतलब पहले हमने a/b किया और जब b से a को भाग दिया तो तभी तो इसमें दशमलव आया। तो भिन्नों के मतलब जो दशमलव की अवधारणा है वो भिन्न के बाद हुई है, मतलब भिन्नों के गठन के बाद ही दशमलव की अवधारणा आई है, तो इसमें उल्टा दिया है, इसीलिए यही क्वेश्चन हमारा, यही ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ हो जानेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आप ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे, बहुत कठिन नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए, मतलब आपको भिन्न पढ़ाना है, भिन्न का मतलब आप समझ गए, आपको a/b के बारे में पढ़ाना है और इसमें b डज नॉट इक्वल टू 0 हमेशा होना चाहिए। अब भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अरे या कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई, फिर मैंने कहा अगर केवल कहीं पर आ गया तो ज़्यादातर चांसेस हो जाएंगे गलत हो जाएगा। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका तीसरा है कि भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मतलब मैंने राजू के पास 3 पेन, मेरे पास 4 पेन, ठीक है, यहाँ पर 3 बच्चे, वहाँ पर 4 बच्चे, तो ये अलग अलग परिस्थितियाँ हो गई, इसी के अनुसार अगर भिन्न की अवधारणा को समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा सीखने में। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है, मतलब वांछनीय का मतलब क्या प्राप्त करने योग्य नहीं है, मतलब क्या इच्छनीय नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला बात करते हैं, अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। गणित के आकलन के विषय में, मतलब गणित का ऑब्जर्वेशन करना है तो अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व, देख किसी एक की चीज़ पर महत्व नहीं देना है आपको, ठीक है। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण, विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए, मतलब विलक्षण, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। यूनिक, विलक्षण का मतलब होता है यूनिक टेस्ट पैटर्न शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली। तो देखो अवधारणाओं के समझ के लिए आकलन को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। विलक्षण मतलब केवल एक ही चीज़ के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है हमारा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है। विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं। यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा कौन सा नहीं हो सकता, आपका दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो यही ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो इतने थे आपके, मैंने कहा 15 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, पूरा डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ से आपने महत्वपूर्ण वेन हिले का मॉडल पढ़ा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने देखा कि अगर भिन्नों की अवधारणाओं को समझना होता है तो आपको कैसे प्रश्नों को करना होता है, अगर आपको बच्चों को गणित सिखाना होता है तो कैसे प्रश्नों को करना होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने यहाँ से जाना, ठीक है। तो हमने 4 चीज़ें कवर कर ली, हमने मैथ कवर कर ली आज, उससे पहले हमने कल हिंदी के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने ईवीएस के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने सीडीपी के बारे में पढ़ा। तो एक पेपर लगभग इतना आपका कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे तो नेक्स्ट फिर वही सीडीपी, इन्वायरमेंट और इन सब 20 अगस्त तक मैं आपको पूछे गए 2010 से 2022 तक जितने भी पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन बने हैं, वो मैं सब आपको करवाता चलूँगा। और मेरी गारंटी है अगर आप इतना कर लेते हैं ना पूरा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपको समझने की कोई मतलब उसमें कोई बचेगा नहीं। आपके 120 प्लस जो आंसर है ऑटोमेटिक 120 प्लस नंबर आ जाएंगे।
ठीक है। चलिए इतना ही पढ़ना है, ठीक है, बाकी अब कल पढ़ते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, भविष्य में आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, जो हमें फ़ायदा देगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार सभी को। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पेपर देना है आपको और अच्छे नंबर प्राप्त करिए, ठीक है। थैंक यू।